हम क्वांटाइज्ड रेडियाई की तरफ चलते हैं। जो बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने जो स्टडी किया है मॉडल, उसमें इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में घूम रहे हैं उनका रेडियस कितना होगा, उसको क्वांटाइज्ड रेडियस है। अब सपोज क्योंकि बोहर मॉडल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही महदूद है, अगर हम इसे किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए हम सिर्फ बोहर के मॉडल के लिए हम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होगा जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो इनके ऊपर अट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगती है उसको कूलन फोर्स कहते हैं, जो कि हम इस तरह से लिखते होते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें जो पहला चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज प्रोटॉन है, मैं प्रोटॉन लिख देता हूँ ओवर R स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो E है, प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही होता है, ऐसे लिख देता हूँ। बेशक इसको Rn लिखते हैं लेकिन Rn अब ये आपके पास आ जाएगा K E स्क्वायर ओवर Rn का स्क्वायर। यहां से देखें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर पहले मैं ये बता दूं कि ये हमने कूलम्स लॉ को यूज किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स में वो उसका फार्मूला होता है अब यहां से हम जानते हैं कूलम फोर्स तो है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पास एक्चुअली कूलम फोर्स ही होती है।
तो हम कह सकते हैं जो उसके ऊपर कूलेंट फोर्स है वो एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है। अगर कूलेंट फोर्स एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है तो मैं इसको यूं करके लिख सकता हूं, जो चार्ज की वजह से फोर्स, चार्ज की वजह से वही उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पे काम कर रही है। इसका मतलब है मैं इसको k ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू, बेशक इसको आर एन लिख दें, इसको भी आर एन लिख दें। अब इसमें से एक आर इसकी पावर से कट गया, हमारे पास क्या बचा, एम वी स्क्वायर। अगर m को मैं इस साइड पे ले आऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां से थोड़ी सी एक चीज में आपको पिछली रिवाइज करा दूं। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो है वो एन एच कट के बराबर था। एंगुलर मोमेंटम को हम एम वी आर कहते हैं। ऐसे कर देते हैं इसके ऊपर, यहाँ से मैं v को अलग कर देता हूँ, एम आर को उस साइड पे ले जाकर मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से देखिए ये भी वी स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी वी स्क्वायर की वैल्यू है। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर के इक्वल आएगा तो ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। अब यहां से देखें, ये एक एम आर इसके साथ कट गया, अब ऐसे करते हैं, ये मुझे रेडियस की वैल्यू से चाहिए, मैं रेडियस को उस साइड पे लेके जाता हूँ,
अब के ई स्क्वेयर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहां से मैं एक छोटा सा एरर करके गया हूं, ये 2 पाई का स्क्वायर भी इसके साथ होना चाहिए। अब ये जो चीज इसमें मौजूद है, ये सारी की सारी इसमें कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को कहते हैं R1 और इसको कहते हैं Rn। ये हमारे पास पहले रेडियस, ये R1 जो है वो पहला शेल है, उसका रेडियस है। अगर हमें दूसरे शेल की वैल्यू निकालनी हो तो हम n की जगह 2 पुट कर देंगे। अगर हमें तीसरे शेल की वैल्यू पुट चाहिए हो तो यहाँ पर n की जगह हम उस शेल की वैल्यू पुट करते जाएंगे, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी। अब यहाँ से जो R1 की वैल्यू, आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी -9 मीटर। ये वैल्यूज आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, या आप इसको बेशक क्यों करके देखते हैं। ये वैल्यू, अब अगर R2 की वैल्यू निकालनी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दूसरे शेल की वैल्यू निकालनी है तो R2 किसके बराबर होगा, 2 स्क्वायर R1, और 2 होता है 4, और R1 जो है वो 0.5 की एंगस्ट्रम में। इसी तरह R3 R4 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ये था हमारा आज क्वांटाइज रेडियस, रेडियस वाला टॉपिक।